संजू बाबा ना, जैसे ऑडियंस में प्यार तो है ही, उनके चाहने वाले तो है ही ऐसे वो चलते हुए आते हैं तो सब ऐसे होता है, अरे बाबा 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 तो यूं आते, वो आता है बाबा, मतलब खुद से तो सारी ऑडियंस खुश हो जाती है यार, हमें हमें कर रहे हैं। कोई एक सीन चल रहा होगा कंगना एंड सैफ का, सुबह का ब्रेकफास्ट खत्म हो गया, 12 बज गए, लंच हो गया, फिर इवनिंग में एक असिस्टेंट आया, वो बोलने लगा कि सर कल की डेट है आपके पास। विशाल सर ने एक चीज़ कही थी कि यार आप तो बहुत अच्छे एक्टर हो, आप इतने समय तक कहाँ थे, कभी मिले क्यों नहीं? चक्कर तो बहुत काटे थे लेकिन मिल नहीं पाए। गोल चक्कर खाने लगा और कहा के धड़ाम गिर गया जमीन पे। ऑडियंस को लगा ये तो शायद नाटक का कोई एक्ट में होगा, एक्टिंग का पार्ट हो कभी गई। ऐसा हुआ है कि किसी फिल्म से निकाला गया हो? हाँ हुआ के लिए मैंने 3 बार ऑडिशन किया, 4 बार मीटिंग करी, 2 बार ड्रेस ट्रायल के लिए गया, 2 बार रीडिंग के लिए गया, 1 दिन कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। मेरी 3 महीने की मेहनत और 3 मिनट के अंदर डायरेक्टर ने मुझसे फिल्म छीनी। फिर मैं उसकी आंखों में देखा तो ये था कि प्लीज़, मैंने कहा ओके सर, मैंने कहा आप सर खुल के काम करिए, ये फिल्म मैंने छोड़ दी। बैठा हुआ हूँ, लोग आए नहीं, लोग 9 बजे आ रहे हैं, 8:30 आ रहे हैं, मैं 7 बजे आ गया। ये भी बदमाशी चलती। मैं असिस्टेंट से पूछा, मैंने कहा यार मेरा सीन कब होगा, रात के 9 बज रहे। तो वो कहने लगे कि वो फलाना एक्टर आएगा, मैं नाम नहीं लेना चाहता। फाइनली मैं 1 बजे मेरी नींद खुली, मैं वहाँ गया, मेरा वो सीन कब करने वाले हो, और वो एक्टर जो आ गए थे वो कर रहे थे सीन, और लगभग ख़त्म हो गया था उनका, एक कोई डायलॉग बचा था। तो मैं कहा सर मेरा सीन नहीं, तेरा नहीं कर रहे हैं, तेरा सीन नहीं कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए। सुबह से आया हुआ हूँ, पूरी रात नहीं सोया, एक सीन करने के लिए आपका, अगर आपके दिमाग में वर्कआउट नहीं हो रहा था, एक टाइमली तो बता दो। तो आपके पास क्या होता है सिवाय आंसू और रोना, और ऊपर वाले से बात होती है आपकी कि यार हो क्या रहा है। अब मैं ऐसी स्थिति में, आप अंदाज़ा लगाओ मैं अपनी फैमिली को कैसे ले आऊँगा बॉम्बे में। तो मतलब क्या गलती हो गई क्या, इस प्रोफेशन में आ गए हम। तो मैंने एक सीन कर लिया, फिर एक सीन कर लिया, फिर आपकी फिल्म में एक सीन कर लिया, उसकी फिल्म में, उसकी फिल्म में, लगातार एक सीन करते करते मैं चट चुका था। मतलब ऐसा हो गया था कि यार अब बस यार, अब कितने एक सीन करूँगा। हाय, आप देख रहे हैं ईएनटी लाइव एज वेल एज एबीपी लाइव। आपके साथ मैं हूं वंशिका शर्मा और मेरे साथ है कुलदीप सरीन जी। कैसे हैं आप? एकदम बढ़िया। आपकी आवाज में जो जोश है ना, वो इस टाइम पर मुझे हर किसी के, जब भी वो फीड चेक कर रहे हैं, अपना अमेजॉन प्राइम खोल रहे हैं, उनकी जो फेस पे स्माइल है, थोड़ा सा खौफ है, वो दिख रहा है, क्योंकि छोरी 2 इस टाइम पर बज में है। जी 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 जी। बहुत ज्यादा प्यार मिल रहा है। मतलब कभी कभी ऐसा होता है ना कि जो एंटागनिस्ट होता है, जो थोड़ा सा डार्क रोल प्ले करता है, उसे इतना ज्यादा प्यार मिल जाता है, क्योंकि आजकल जमाना भी ग्रीन फ्लैग से ज्यादा रेड फ्लैग्स का है। तो कैसा प्यार मिल रहा है इस टाइम पर? अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। इनफैक्ट मतलब मैं बिलीव नहीं करेंगे आपको, जब जब से मैं 7 डे से बॉम्बे में था, बॉम्बे की बात अलग है, दिल्ली में भी मैं कभी मॉल में चले जाता हूँ कुछ, हम्म। तो आपके पास आने से पहले भी मैं ज़ारा के शोरूम में था, जी। डीएलएफ मॉल में। तो वहाँ पर भी काफ़ी लोगों ने पहचाना, और वो कहने लगे, मैंने कहा आप कैसे पहचान लेते हो, मतलब उन्होंने कहा कि एक पहली बात तो छोरी आ रही थी तो हम बहुत एक्साइटेड थे, हॉरर है, अलग जोनर की फिल्म है, कैसी है क्या है, क्योंकि हमने पार्ट 1 भी देखा था। बट हम चाह रहे थे कि नई कास्ट के साथ नई फिल्म, नई तरह की फिल्म में सीक्वल है तो ज़रूर जी। देखना। मैंने कहा मेरा क्वेश्चन ये, आपने मुझे कैसे पहचाना? हाँ। तो फिर उन्होंने ये कहा, मैंने कहा मैंने काफ़ी सारे साफा आफा ओढ़ा हुआ था, अजीब गेटअप हम्म। में था अभी। हाँ। कहने लगा सर हमारी पार की निगाहें, और आपकी परफॉर्मेंस हमें अच्छी लगी, क्योंकि हम आपको थोड़ा पीछे से जानते हैं। हाँ। तो मैंने कहा पीछे से, फिर उन्होंने वाया वाया बताया कि हम आपको फॉलो भी करते हैं। जी। तो सच में एक तारीफ तो सभी को अच्छी लगती है, तो मुझे भी अच्छी लगी। तो मैंने हाँ। कहा वाह थैंक यू। तो छोरी को लेके काफ़ी लोग देख रहे हैं और उसको पसंद कर रहे हैं, मेरी परफॉर्मेंस को भी, जी। तो मुझे अच्छा लग रहा है। ठीक है, छोरी की बात करते हुए ना, एक और चीज़ के बारे में मैं आपसे जानना चाहूँगी। जैसे अभी हम देख रहे हैं एक शिफ्ट आया है, बहुत ही कोविड के बाद से हम देखें, बहुत ही एक सटल शिफ्ट है, किसी के लिए नुकसान है, किसी के लिए फ़ायदा है, कि कुछ मूवीज़, कुछ शोज़ ऐसे हैं जो कि थिएटर पे ना रिलीज़ होकर ओटीटी पे हो रहे हैं, जैसे कि छोरी। दोनों ही पार्ट्स जो हैं अमेज़न प्राइम पे रिलीज़ हुए। करेक्ट। अगर मतलब आपसे मैं पूछूँ, तो आपको क्या लगता है ये थिएटर पे ज़्यादा अच्छा परफ़ॉर्म कर सकती थी क्या? क्योंकि ये चीज़ हमने ऑडियंस से रिव्यूज़ में जानी है।
मतलब लोग कह रहे हैं कि यार ये बनती है कि हम वहां इसे हॉल पे बड़ी स्क्रीन में और जो एम्बियंस होती है ना उसके साथ देखें। करेक्ट, बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप। ये फिल्म हॉरर सस्पेंस जैसी फिल्में डार्क में और अकेले में उसका इम्पैक्ट और ज़्यादा पावरफुल हो जाता है, क्योंकि बजाय म्यूज़िक और सारी सारी इफ़ेक्ट्स तो हम लगा ही रहे हैं, हम्म। बट अगर आप सिनेमा हॉल पे देखते हैं उसकी बात ही कुछ और है। जी। यहाँ पर तो क्या है कि अब चूंकि हमारे जो प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स हैं या बाकी लोगों की टीम है, उन्होंने डिसाइड किया कि प्राइम पे है, क्योंकि पहली वाली भी प्राइम पे हम्म। थी, तो एक करार उनके साथ में कोई एग्रीमेंट होगा। अगर इसके साथ साथ सिनेमा हॉल में आ जाती तो बात ही कुछ सोने और पे होती। सुहागा हो जाता। सोने पे सुहागा हो जाता। अच्छा, ठीक है, आपकी जर्नी की हम थोड़ी सी बात करें जी तो मेरे को जितना पता है आप मेरे को टोक दीजिएगा, ठीक है, अगर मैं जी जी कहीं कुछ जी गलत जी बोलूं। जी स्टार्ट हुआ आपने काफी अलग अलग तरह की जॉब करी, लंबे लंबे आवर्स की जॉब करी आपने एज अ सुपरवाइजर इन अ सिगरेट सेल्स कंपनी, जी। ठीक है। आपने फॉर्म्स भरवाए हैं मेडिकल कॉलेज यस के यस। बाहर, फर्नीचर की दुकान पे भी जी काम जी किया जी है। जी तो ये जो एक्टर वाला जज्बा है और एक्टिंग का जो मैं अभी भी देख रही हूँ आपके अंदर जोश है, एक कलाकार ना मैंने तो सुना है कि भाई वो कभी सेटिस्फाइड नहीं हो सकता अपने काम से, बिल्कुल कभी भी नहीं हो सकता। बिल्कुल। तो ये जर्नी कैसी रही, इतने सारे वाइड वैरायटी ऑफ रोल्स किए, उसके बाद एक्टिंग, इतना अच्छा नाम कमाया है, इतने सारे प्रोजेक्ट्स एक साथ किए हैं, हम लोगों को कभी कभी डराया है, कभी कभी हंसाया है, एंटरटेन किया है। वो सिनेमा की दुनिया में तो मैं एक्चुअली सच कहूँ तो अभी गया हूँ, हम्म। 2004-5 में जी। मैं बॉम्बे गया हूँ। उससे पहले थिएटर कर रहा था। तो जो आपने बताया कि एज ए सिगरेट सुपरवाइज़र रहे, मेडिकल स्टोर के बाहर, ये सारे जो भी काम किए, जी। होर्डिंग्स लगवाए, है ना? ये सारे काम जब मैं थिएटर कर रहा था दिल्ली के अंदर, तो उस दौर की बात है। हम्म। क्योंकि थिएटर के अंदर आज हमारे बड़े अफ़सोस के साथ बोलना पड़ रहा है कि हिंदुस्तान में आज भी हमारा थिएटर की हालत अच्छी नहीं हो पाई। जी। रंगमंच की बात कर रहा हूँ। आज से 35 साल पहले जो स्थिति थी, उससे थोड़ी-सी कह सकते हैं बेहतर हुई है, वरना हम्म। बहुत हालात हम्म। खराब। तो अब आप थिएटर से अपनी फैमिली नहीं चला सकते। जी। इनफैक्ट आप खुद अपने आप को ही नहीं चला सकते। हम्म। क्योंकि सिनेमा थिएटर में ना लोग टिकट लेके नहीं देखने जाते हैं। ये कल्चर नहीं है, जी। ख़ासकर दिल्ली का। तो यहाँ पासेस सिस्टम है। तो जो लोग रंगमंच कर रहे हैं, तो अब वो सर्वाइवल कैसे करेंगे? हम्म। तो ऐसी कंडीशन में चूँकि मुझे थिएटर में मज़ा आ रहा था और मुझे करना था, तो अब घर चलाने के लिए या खुद खाने के लिए मैं क्या करता? हम्म। तो फिर मैंने फिर ऐसे-ऐसे सिगरेट कंपनी में एज़ ए सुपरवाइज़र काम किया, फिर मैंने फर्नीचर कंपनी में भी काम किया। शर्त ये होती थी कि मुझे आप 4 बजे छोड़ दो, क्योंकि 4 हम्म। बजे से मेरी रिहर्सल होती थी। जी। तो कई बार पूछते 4 बजे क्यों? थिएटर क्या मतलब हम्म। रंगमंच क्या क्या कर रहे हो आप? एक मेरे बॉस थे सिगरेट वाले, उनको तो बहुत समय के बाद पता लगा और उन्होंने मेरा साथ भी बहुत दिया। उन्होंने कहा गो अहेड, अगर आप ये करना हम्म। चाहते हो तो आप सुबह आ जाया करो 2 हम्म। घंटा पहले। तो मैं 2 घंटा पहले सुबह आ जाता था और शाम को 4 बजे छोड़ता। इस तरीके से कुछ पैसे आ जाते थे तो मैं थिएटर कर जी। पाता था। थिएटर की हालत की आपने बात करी, अगर हम आपने एकदम ठीक बोला कि दिल्ली में शायद उतना तवज्जो नहीं दिया जी, जाता, और इनफैक्ट अगर मैं बोलूँ वर्ल्ड वाइड भी जी, लोग इतना नहीं देखते हैं। जी, मतलब अब मैं देख रही हूँ कि जिन्हें सिर्फ थिएटर करना है जी, वो सिर्फ थिएटर में जाते हैं, शोज देखते हैं, अदरवाइज ऑन अ वाइड स्केल हमारे पास ऑडियंस नहीं है। जी। आपको क्या लग रहा है वो क्या चीज है जो पीछे खींच रही है थिएटर्स को? एक्चुअली मुझे लगता है कि थिएटर को अगर आपको प्रोत्साहित करना है तो जैसे साहित्य कला परिषद, आज से करीब 25 साल पहले की हम्म। बात कर रहा हूँ। साहित्य कला परिषद जो अलग-अलग क्षेत्र नजफ़गढ़ में अलग-अलग जगहों पे हम्म। जाके, जहाँ पर विवेक विहार, जमुना पार, ऐसी जगहों पर जाके ना अपनी नई ऑडियंस क्रिएट करते। तो वहाँ जाके शोज़ करते थे। हम्म। वहाँ के कोई महिला कॉलेज है या कोई कॉलेज है, ऑडिटोरियम मिल गया, वहाँ जी। शोज़ कर रहे हैं। तो जब मैं आपके आपके घर में आके कुछ परफ़ॉर्म करूँगा तो आपको मजबूरी में देखना पड़ेगा। जी। तो अलग-अलग क्षेत्र, तो वहाँ से क्या है कि वहाँ के जो आर्ट और कला को पसंद करने वाले हम्म। लोग हैं, जब वो नज़दीक है, चूँकि हमारे घर के पास ही हो रहा है, तो वो लोग आएँगे। जब वो लोग आएँगे तो वो किसी को सजेस्ट करेंगे, "तू यार एक्टिंग करना चाहता है ना? तो एक फलानी संस्था है या हम्म। फलाना ग्रुप है, आप उससे जी। जुड़ो।" और फिर वहाँ टिकट भी लगेगा। तो ज़्यादा मतलब थिएटर पॉपुलर होगा, हमें उनके पास जाने की ज़रूरत है। हम्म। अब आप मंडी हाउस या उसके सराउंडिंग अगर आप थिएटर करोगे, तो बहुत दूर से आने वाला व्यक्ति जी कहेगा बिल्कुल। कि नहीं, हमें उनके पास जाना अगर हम्म। थिएटर को बढ़ावा हम्म। देना है तो।
और टिकट ज़ीरो, हम्म ताकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है ही, एक कल्चर मिनिस्ट्री है ही है, तो उनको फ्री ऑफ कॉस्ट कहे। पहले दर्शक तो बनाए, जब दर्शक एक बार बन जाएगा तो फिर वो 100 रुपये की, 200 रुपये की, 500 की टिकट लेगा। जी आज नसीर भाई का या किसी भी बॉम्बे से आए हुए सेलिब्रिटी का यहीं कमानी ऑडिटोरियम में होता है शो, तो लोग 1000 रुपये का भी टिकट लेते जी हैं। बिल्कुल तो इससे क्या होगा ना कि थिएटर को बढ़ावा मिलेगा और बहुत सारे लोग मोटिवेट होंगे थिएटर के प्रति। हो सकता है मेरी तरह कुछ लोग बॉम्बे जाना ही ना चाहते हो, हम्म तो थिएटर से उस आदमी का सर्वाइवल हो जाए, जी कम से कम अपना उसका तो इतना पैसा आ जाए कि वो खुद से अपना भरण पोषण कर ले, कोई सेल्समैन नहीं और ये सब ना करना पड़े। ठीक है, मैं आपको वापस लेके जाती हूँ आपके एनएसडी वाले दिनों जी। की। ठीक है, हमने जैसे आईआईटी के बारे में हम किस्से सुनते हैं, जी। कहानियां सुनते हैं, तो वैसे ही कुछ ना कुछ तो आपके भी रहे होंगे एनएसडी में। अच्छा, किस्से की बात जी कर रहे बिल्कुल। हैं? किस्से मतलब मैं एक वाकया आपको सुना देता हूँ। जी थिएटर के अंदर सभी लोग रोल्स को पाने के लिए जो जद्दोजहद रहती है कि यार बड़ा रोल मैं ही करूँगा, बड़ा रोल मैं ही करूँगा, तो उसी में था कि मैं श्रीराम सेंटर रेपेट्री कंपनी में एज ए प्रोफेशनल एक्टर काम कर रहा था। तो वहाँ पर एक प्ले की रीडिंग हो रही थी, तो हमारा कास्टिंग का प्रोसेस ये होता था कि भाई आओ रीडिंग करते हैं। तो मैं रीडिंग ज़्यादा अच्छी नहीं कर पाता था, बट जो भी की, बट एक मेन रोल था उसका, मेरा बहुत मन था, नेगेटिव शेड का। जी तो फाइनली डायरेक्टर ने कास्टिंग कर दी और वो रोल किसी दूसरे को दे दिया। अब मेरी पूरी इच्छा, अब मुझे किसी और रोल में, छोटे रोल में कास्ट कर दिया। अब मेरा मन हो रहा है कि यार ये रोल मुझे करना था, ये रोल मुझे, अनमने मन से मैं दूसरा रोल तैयार तो कर लिया मैंने, लेकिन निगाह मेरी जो है वो उसी रोल पे है, उसी रोल पे। उसके मैंने धीरे धीरे डायलॉग याद करने शुरू कर दिए, डायलॉग। अब उसकी ब्लॉकिंग डायरेक्टर जो बता रहा है, तो अपने रोल से ज़्यादा उस पर ज़्यादा फोकस था मेरा। तो मैंने उसका रोल तैयार भी कर लिया, ब्लॉकिंग भी कर ली, सब कुछ कर लिया। अब उसके बाद में शो, अच्छा, अपने रोल को थोड़ा साइड कर हाँ दिया। थोड़ा साइड रखा, वो ठीक है मैं कर लूँगा, बट ये करना है मुझे, ये करना है। अब कास्टिंग कर दी, 30-35 दिन तक रिहर्सल चल रही है, डायलॉग सारे याद हैं उसके। अब देखो डेस्टिनी का खेल हुआ ये कि पहला शो होते ही, मुझे याद नहीं आ रहा, आज से हो गए 25 साल पुरानी बात हो गई, पहला या दूसरे शो के दौरान क्या हुआ कि वो लड़का जो मेन रोल परफॉर्म कर रहा था एक लड़की के साथ बात कर रहा था मंच पे, दोनों, ये सारी ऑडियंस है, और परफॉर्म करते 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 गोल चक्कर खाने लगा और कहा के धड़ाम गिर गया जमीन पे। ऑडियंस को लगा ये तो शायद नाटक का कोई एक्टिंग का पार्ट हो गई है, और हम लोग विंग्स में थे, तो हम सोच रहे हैं कि ये क्या किया यार, इस एक्टर ने इम्प्रोवाइज कर दिया। तो 2 मिनट तक तो हम भी देखते लगे, खड़े हो जाएगा वो तो खड़ा ही नहीं हुआ। ऑल ऑफ सडन हमने कहा कि पर्दा गिरा दो, पर्दा गिराया गया। उसके बाद हम जब उसके पास गए देखने के लिए, वो तो ऐसे पड़ा हुआ है, तो उसको मिर्गी का दौरा आ गया था। तो ऑन द स्पॉट ड्यूरिंग द शो वो गिर गया, और फिर हमने अनाउंसमेंट किया ऑडियंस के लिए कि ये शो हम अनफॉर्चुनेटली यहीं बंद कर रहे हैं, माफ़ी चाहते हैं क्योंकि हमारे एक्टर की तबीयत खराब हो गई। नाटक बंद, समस्या। 5 शो हैं आगे, ऑडियंस के टिकट जा चुके हैं, ये रोल करेगा कौन? तो वहां पर आया एक हाथ जिसने बोला अरे मुझे सब आता है। मैंने कहा सर ये बैठा है ना एक्टर, तू करेगा, कैसे लाइन याद करेगा? मैंने सब याद है सर, अभी करवा लो मुझसे, अभी कर दूंगा इसके आगे। खैर, तो उन्होंने कहा पक्का? मैंने सर कल सुबह आते हैं, सुबह मिलते हैं। तो बस सुबह आए, नेक्स्ट डे वो डायरेक्टर तो डरे हुए होते हैं ना कि यार कैसे होगा जी। बाकी एक्टर्स भी सोच रहे थे कि यार सच में याद है यार लाइनें। मैंने कहा सारी लाइनें याद है, सारी लाइनें, सारी ब्लॉकिंग याद है, आप करवाओ, बस शो करवाओ। तो नेक्स्ट डे हुआ, डायरेक्टर चुप बैठे थे हमने, और फिर बाकी के शो सारे मैंने किए। क्या बात है, यही होता है असली कलाकार, उसे सब पता है कि मेरे आसपास क्या हो रहा है। करेक्ट। मतलब कभी कभी ऐसा होता होगा ना, फिर जब मूवी भी शूट हो रही होती होगी, तो आपको लगता होगा कि यार मेरे को ऐसा लगता है कि इस रोल से ज्यादा अच्छा ये वाला रोल मैं कर सकता हूँ। तो वो पीछे खड़े होके आप भी ऐसे दिमाग में डायलॉग्स चलते रहते होंगे कि अब ये बोलेगा, ये अरे तू क्या कर रहा है, मैं बताता हूँ तुझे कैसे करना है। ये होता है।
नहीं, हाँ सम टाइम होता है, लेकिन अब थोड़ा सा प्रैक्टिकल हो गया है, लगता है कि नहीं वो जो भी हो रहा है, क्योंकि कट्स में होती है ना हमारे यहाँ सारी चीज़ें, तो सामने वाला एक्टर पूरी तैयारी के साथ आता है और हमें लगता है कि डायरेक्टर ने उसे कास्ट किया तो बेहतर ही करेगा। जी। तो मुझे जिस रोल के लिए उसने कास्ट किया, हाँ सम टाइम ऐसा लगता है यार कि लगता तो है ही है कि काश ये रोल मैं कर रहा होता, जी। तो वो रहता है, वो भूख एक्टर की कभी बिल्कुल खत्म बिल्कुल नहीं होती, कभी तो नहीं खत्म होते। वो हल्का सा रहता है यार, हाँ। काश ये रोल मैं कर रहा हूँ। हाँ। अच्छा देखिए, एक होता है हॉरर, थ्रिलर वाला हॉरर, एक होता है हॉरर कॉमेडी। ये स्त्री के बाद से थोड़ा सा ट्रेंड में आया है। जी जी ठीक है, थ्रिलर वाला मैं कहूंगी कि मैंने छोरी देखी थी, जी। उस टाइम से मैं फैन हो गई थी। अभी अभी संजय दत्त की एक नई मूवी आई थी, हॉरर कॉमेडी टाइप ही है वो, और आपने संजय दत्त के साथ काम भी कर रखा है तथास्तु में। जी। कैसे है बाबा? अरे बाप, वो बहुत बहुत अच्छे आदमी है, मतलब उनका हार्ट जो है ना, मतलब प्योर प्योर लगते हैं वो, जैसे पानी नहीं होता। मैंने उनके साथ एक फिल्म नहीं, मैंने उनके साथ एक और फिल्म की थी, लम्हा। लम्हा, करेक्ट, 2 फिल्में की थी। जी। संजय दत्त के साथ में लम्हा में मेरा इंटरेक्शन नहीं था, वो मेरे 16 सीन्स थे। जी। इनके साथ काम किया था, स्क्रीन शेयर की थी मैंने तथास्तु में। तथास्तु में। जी। तो ये संजू बाबा ना, जैसे ऑडियंस में प्यार तो है ही है, उनके चाहने वाले तो है ही ऐसे वो है। चलते हुए आते हैं तो सब ऐसे होता है, अरे ये बाबा 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 बाबा, तो यूं आता वो आता है बाबा, मतलब खुद से, मतलब कर देते हैं, खेल कर देते हैं, जी। तो सारी ऑडियंस खुश हो जाती है यार, हमें हमें कर रहे हैं, मतलब वो ये खुद ही करते हैं वो। तो हम लोग पूना में शूटिंग कर रहे थे, तो मॉल के बाहर था, पूरा सेट वेट अंदर लगा हुआ था, जहाँ हॉस्टेज बना के रखते हैं वो सारा, वहां पर था, नीचे क्राउड वाउड काफी था। तो वो खुद से, मतलब उनको नहीं है कि लोग मुझे कुछ करें, वो खुद से घुसते हैं, मतलब ऑडियंस पे घुसते हैं, कहते हैं सबको हाय 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 बाबा। तो वो फिर उनका लगा कि यार बहुत प्योर है ना, कितने सच्चे, मतलब एक बच्चे वाला नहीं होता। जी। तो वो मुझे उस वक्त लगा था कि मैंने कहा संजय दत्त ऐसे भी हैं, तो जिनकी फिल्में आज तक देखते हुए आए हम, जी। तो आज उनके साथ स्क्रीन शेयर करना तो बड़ा अच्छा लगता था, प्योरिटी बहुत है। ठीक है। अच्छा, मैं एक इंसिडेंट के साथ आपको वापस लेना चाहूंगी। जैसे अभी हमने एनएसडी की बात करी थी, तो मेमोरी लेन थी, एक और मेमोरी लेन है रंगून। हाँ। आपको पहला सीन मिला था विशाल भारद्वाज के साथ, पहले आपने मना कर दिया था, फिर आपने हाँ कर दिया था। मना क्यों किया और फिर हाँ करने का क्या रीजन था? मैं आपको सच सच बताऊं कि मैं बहुत इनिशियली, मतलब 2004 से मैं लगातार बॉम्बे में फिल्में कर रहा हूँ, तो मुझे इतनी क्लैरिटी थी कि मेरा कोई गॉडफादर नहीं है, मैं कोई फिल्मी बैकग्राउंड से नहीं हूँ, कोई मेरा अपना वहाँ है नहीं, मुझे चीज़ें जमानी है, मुझे अपनी ज़मीन खुद तैयार करनी है। तो मुझे एक सीन मिलेगा, मैं एक सीन करूँगा, छोटा छोटा जो काम, तिनके तिनके से घर बनाऊँगा, ये मैं क्लैरिटी के साथ गया था। तो मैंने एक सीन कर लिया, फिर एक सीन कर लिया, फिर आपकी फिल्म में एक सीन कर लिया, उसकी फिल्म में, उसकी फिल्म में, लगातार एक सीन करते करते मैं चट चुका था। मतलब ऐसा हो गया था कि यार अब बस यार, अब कितने एक सीन करूँगा। अब इस डायरेक्टर की पहली फिल्म है, राजकुमार गुप्ता की पहली फिल्म आमिर, एक सीन, क्या कहते हैं, राजा किशन मेनन की एक सीन, कबीर कौशिक की फिल्म भी एक सीन तो नहीं था, बट थे आप फिल्म में, लाइफ की तो लग गई एक सीन, फिर एक, तो कितने एक सीन। तो एक पॉइंट पे रंगून के लिए आया कि सर एक रोल है, आप एक ऑडिशन कर दीजिए। तो मैंने एक टेस्ट कर दिया, मैंने कहा रोल कैसा है? बड़ा है सर, बड़ा है, बड़ा अच्छा बड़ा रोल है। तो एक मैंने टेस्ट कर दिया। अब टेस्ट करने के बाद मैं भूल भाल गया। हाँ। मैं भूल गया, काफ़ी दिन के बाद में अचानक मुझे विशाल सर के यहाँ से फ़ोन आता है कि सर वो परसों शूटिंग है, 4 दिन बाद शूटिंग है आपकी। तो पता नहीं कुछ 2-1 चीज़ें बात कर रहे थे डायरेक्शन से। मैंने किस फिल्म की बात कर रहे हैं, कहाँ से बात कर रहे हैं? जी। तो उन्होंने बताया कि सर वो विशाल भारद्वाज वाली फिल्म है। मैं बड़ा कंफ्यूज हो गया, मैंने समझ नहीं आ रही आप किसकी बात कर रहे हैं। कह रहे फलानी फिल्म की है, 4 दिन, आपको कुछ नहीं पता? मैंने कहा मुझे तो कुछ नहीं पता। अच्छा ठीक है। तो उन्होंने कहा कि सर 4 दिन बाद आपके, मैंने कहा वो रोल क्या है, मुझे रोल ही बता दो आप मुझे स्क्रिप्ट भेजो, मुझे व्हाट्सअप करो, मुझे क्या रोल कर रहा हूँ मैं। उसने थोड़ा थोड़ा समझाया, मैं समझ नहीं पाया।
मैंने कहा आप कह रहे हम नहीं भेज सकते सर, स्क्रिप्ट नहीं भेज सकते आपको। तो मैंने कहा यार मैं रोल कर रहा हूँ, आप मेरे साथ शूटिंग करने वाले हो, तो आप मुझे स्क्रिप्ट भेजो। जी। तो नहीं भेज सकते। चलो ठीक है। फिर मैंने कहा कि मेरे सीन भेज दो, कि नहीं भेज सकते। तो मैंने कहा कि मैं जो कर रहा हूँ तो फिर मैं कैसे पता करूँगा कि मैं कर रहा हूँ या नहीं कर रहा, बिल्कुल। मुझे करना है या नहीं करना। तो उन्होंने कह दिया कि चलो मैं आपको सुना देता हूँ। तो फ़ोन पे वो मुझे सुना रहा है कि ये ऐसा होता है, वैसा होता है, वैसा होता है, वैसा होता है। अब मुझे धीरे धीरे याद आ रहा है, वो सीन मुझे याद आ रहा है जो मैंने ऑडिशन दिया था। ऑडिशन में किया था। करेक्ट होने के बाद में, उसके बाद मैंने कहा ओके ये एक सीन हो गया ख़त्म। अब मैंने कहा अब उसके बाद, तो बोला उसके बाद क्या? तो मैंने कहा उसके बाद नेक्स्ट सीन क्या है? कह रहा बस ख़त्म, एक सीन है यहाँ भी। तो मैंने कहा यार मैं एक सीन नहीं करता यार, मैं एक सीन तो नहीं करूँगा, मुझे तो बताया गया था ये तो लंबा रोल है। जी। कह रहा नहीं सर यही है। कि बड़ा रोल है ये। बड़ा, हाँ बड़ा रोल है, फिर ऐसा होता है वैसा होता है जी। ऐसा। मैंने कहा सर सॉरी मैं नहीं करूँगा ये। तो वो फिर एकदम हर्ट हो गया कि 4 दिन बाद शूटिंग है, कैसे क्या होगा। बहरहाल मैंने मना कर दिया, उन्होंने फिर उनको फ़ोन किया होगा कि क्या वो तुम एक्टर मना कर रहे हैं। फाइनली फिर मैंने सोचा कि विशाल भारद्वाज की फिल्म है और विशाल सर को मैं सालों से उनका पीछा कर रहा था, बहुत सालों से। ओंकारा जब फिल्म बन रही थी तब भी मैं बॉम्बे में था और मैंने उनके ऑफिस के बहुत चक्कर काटे। उसके बाद उन्होंने एक फिल्म बनाई तब भी ऑफिस में चक्कर काटे। और उनके काम को तो, उनके सिनेमा को तो मैं कब से देख रहा हूँ, दिल्ली से देख रहा हूँ। तो जिस आदमी को मैं बहुत, इतने प्यारे, इतने सरल, इतने अच्छे, इतने गुणी आदमी है वो, तो मैंने कहा यार इनकी फिल्म में अगर एक सीन है तो जहाँ इतने सारे डायरेक्टर्स की फिल्म में काम किया है तो कल कुलदीप कर ले, ये एक और सही। तो मैंने उनको यस कर दिया और मैं फिल्म पे गया। अच्छा। अब मैंने फिल्म के सेट के दौरान, थोड़ा लंबा हो रहा है लेकिन मैं आपको बताता हूँ, जब सुबह सुबह हमारा सीन होना था तो हमें 7 बजे 8 बजे के आसपास बुला लिया था उन्होंने, 7 बजे, और टाउन में, बॉम्बे बिल्कुल लास्ट में। वहाँ पहुँच गए, मेरे साथ मेरा को एक्टर वैनिटी में बैठे हुए हैं। तो कोई एक सीन चल रहा होगा कंगना एंड सैफ का, कोई आई डोंट नो, मुझे मालूम नहीं है। तो उन लोगों का सीन करते करते सुबह का ब्रेकफास्ट ख़त्म हो गया, 12 बज गए, लंच हो गया, फिर अगेन 3-4 बज गए, फिर इवनिंग हो गई। हम लोग बार बार इवनिंग में, एक असिस्टेंट आया, वो बोलने लगा कि सर कल की डेट है आपके पास? मैंने कहा हाँ है। तो सर आज शायद हो नहीं पाएगा, आज कुछ थोड़ा डिले हो रहा है। मैंने कहा हाँ आप तो कह रहे थे लंच तक आपको भेज भी देंगे, एक सीन ख़त्म हो जाएगा। जी। तो कह रहा है कि हाँ अभी तक वो पुराना नहीं हो पाया, आज फिल्म की शुरुआत है तो थोड़ा सा हो रहा है, तो कल करेंगे, आज सिर्फ मास्टर शॉट ले लेंगे आपका और आपके जो। तो हमने एक दूसरे को देखा, एक्टर्स ने ऐसे पूछा हाँ भाई, तो उसने कहा हाँ मेरे पास भी डेट है। मैंने कहा मेरे पास भी डेट। अच्छा हमारा क्या है कि फोकस ये था, हम पर डे आर्टिस्ट थे, मतलब फिल्म का कॉन्ट्रैक्ट तो उनका होता है जिनके बहुत नंबर ऑफ डे ज़्यादा होते हैं। हम तो एक दिन वाले एक्टर थे, एक सीन, तो एक सीन के जो भी हमें मिल रहा था उसका पैसा। कल हमने कहा थैंक यू भगवान तेरा, अब एक दिन और बढ़ गया है तो अब कम से कम पैसा तो आ रहा है, पर डे तो बढ़ गया, पर डे तो एक्टर को देखा, वो कह रहा हाँ मेरी भी ओके। ठीक है। तो मैंने कहा दिया सर कल का डेट आपको दी। मैंने कहा चलो कुछ तो आ रहा है। शाम को 7 बज गए, 7 बजे के बाद 7 बजे तक भी नहीं बुला रहे, नहीं सेम डे। अच्छा। सर शाम के 7 बज गए और 7 बजे ख़त्म हुआ और असिस्टेंट आया, वो बोला कि सर कुलदीप जी आपको विशाल सर बुला रहे हैं, वो कह रहे हैं कि एक्टर सुबह से बेचारे वेट कर रहे हैं, एक बार बुला लो। ठीक है। तो मैं और मेरा को एक्टर, हम लोग उज्जवल दोनों पहुंच गए सर के साथ। तो विशाल सर के साथ में हमारे कैमरामैन भी खड़े हुए थे जी। हम चारों खड़े हुए थे। और विशाल सर पहले तो उन्होंने सॉरी वॉरी किया। मैंने कहा सर कोई बात नहीं। तो कहते हैं कि एक बार हम कल करेंगे तो एक बार लाइन रिहर्सल कर लें, हम मास्टर एक शॉट लेना चाहते हैं। मैं कहा ठीक है। तो मैंने कहा सर लाइन रिहर्सल, यहीं खड़े खड़े नाश्ते हाथ में थे, तो मैंने कहा सर हम साथ में रूम में पूरा सीन हम करके दिखा दें, कैसा रहेगा? पूरा सीन ही कर देते हैं। कहते हैं आपको पता है कि कहाँ सीन होना है? मैंने कहा हाँ सर सुबह से आए हुए हैं, पूरी रेखी कर ली है। तो कह रहे हैं, मैंने कहा हाँ सर 7 वाले रूम में होना है तो पूरी रेखी की है, तो हम लोग परफॉर्म कर देते हैं आपको, उसमें जो भी होगा चलो। तो 7 वाले रूम में कैमरामैन भी साथ में, विशाल सर और हम लोग चले।
और हमने सारा मैं समझ गई हूँ कि आगे क्या होने वाला है। ओ, तो बस फिर हमने परफॉर्म किया, उन्होंने ठक 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 लाइटें वाइटें करवाई। उसके बाद में आपको बताऊं, मास्टर भी पूरे मतलब 45 मिनट्स के अंदर जी। उन्होंने मास्टर कर दिया, 2 शॉट कर दिए, क्लोजेस कर दिए, सारा कुछ निपटा के और क्लैप लैप हो गई। वाह 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 वाह, कि यार आप तो शूट डन। हाँ शूट डन। तो अब ईपी सारे लोग कह रहे हैं यार हाँ। हमारा तो खर्चा बच गया। सबका खर्चा बच गया ना। तो जी। वो कह रहे हैं कि यार, हमने कहा हम बहुत भूखे आदमी हैं, हम सर एक्टिंग इतनी जोर से करना चाहते हैं, सब निपटा दिया, कल वल सब भूल गए कि यार हमें तो मास्टर करना है। हाँ। अब तो जोश में थे पूरे सुबह से। तो कर दिया। फिर डॉली मैम वहाँ पर थी, जो कॉस्ट्यूम कर रही थी, डॉली वालिया मेरी बड़ी दीदी हैं, बड़ी बहन की तरह हैं। तो फिर उन्होंने भी विशाल सर ने एक चीज़ कही थी कि ऐसे ही बोलता है, एग्जैक्ट वो शब्द बोल देता हूँ मैं। उन्होंने कहा यार आप तो बहुत अच्छे एक्टर हो, आप इतने समय तक कहाँ थे, कभी मिले क्यों नहीं? तब फिर मैंने उनसे कहा था कि मैंने कहा सर, चक्कर तो बहुत काटे थे लेकिन मिल नहीं पाए। हाँ, मैंने कहा एक एक्टर को एक डायरेक्टर से मिलने में 12 साल लगे, मैंने बहुत चक्कर काटे हैं। एक टाइम के बाद 7 साल के बाद मुझे लगा कि नहीं, अब मुझे नहीं जा, क्योंकि अब एक्टर और डायरेक्टर के बीच में बातचीत बंद हो गई है। पहले क्या होता था कि हम लोग प्रोडक्शन हाउस में जाते थे, डायरेक्टर से मिलना चाहते थे, तो डायरेक्टर की असिस्टेंट अगर सपोज करो आप हैं, या आप अगर डायरेक्टर हैं तो आपका असिस्टेंट जो होता था, हम उनसे बात करते थे और उनको ये लगता था कि नहीं यार मिलवा देना चाहिए, ये फिट लग रहे हैं। अब चूंकि अब सारी चीजें तो अब डायरेक्टर तो देख ही नहीं रहा हमें मिल, उनको पास तो जो एक्टर्स की लिस्ट आ रही है, 4-5 लोगों के ऑडिशन आ रहे हैं, वही है। तो मैंने फिर विशाल सर से यही बात बोली, मैंने कहा सर अब आपके और हमारे बीच में गैप अब डाल दिया है, सिस्टम ने डाल दिया है, अब कास्टिंग डायरेक्टर आ गए हैं, नो डाउट बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बट अगर वो चाहेंगे तो मेरा टेस्ट करेंगे ना। जी बिल्कुल। तो मैं इस तरीके फिर हुआ ये कि कुल मिला के उन्होंने 4 दिन के बाद विशाल सर के यहाँ से मुझे फ़ोन आया कि कुलदीप जी आपके लिए 2 सीन और लिख दिए। मैंने कहा 2 सीन और लिख दिए? 2 सीन और लिख दिए। फिर 2 सीन किए मैंने। 2 सीन के बाद में फिर अचानक एक बार फ़ोन आया कि कुलदीप जी 2 सीन और लिख दिए। तो मैं ऊपर वाले को देख रहा था, मैंने कहा तो कमाल हो गया। फिर 2 सीन, एक सीन मैं ऑलरेडी कर चुका था। फिर फाइनली फिल्म एडिट होने के बाद रिलीज़ है। रिलीज से थोड़े दिन पहले विशाल सर का फ़ोन आया, मतलब उनका नहीं, उनके असिस्टेंट का, एसोसिएट का, कि कुलदीप जी विशाल सर कह रहे हैं कि लंच हम साथ में करते हैं, ऑफिस आ जाओ। तो मैंने कहा क्या हुआ इतने बड़े? तो मैंने गया उनके ऑफिस, फिर हम लोगों ने लंच साथ किया। विशाल जी स्टूडियो में ले गए मुझे अपने, बोला ये वॉइस ओवर सुनो, ये आवाज़ सुनो। तो मैं आवाज़ सुन रहा था, वो सुनता रहा। मैंने बहुत खूबसूरत आवाज़ है। कह रहे हैं कि हम चाहते हैं कि आप ये वॉइस ओवर आप करो, क्योंकि हमने बाकी काफ़ी सारा शूट कर लिया है और ये आपकी आवाज़ में ही हमें चाहिए, तो यहाँ ये शूट करो। तुम्हारा ठीक है। तो कुल मिला के काफ़ी, मतलब 7 सीन मुझे मिले। फिर बाद में 2 सीन उन्होंने उड़ा दिए। तो इस तरीके से मैंने काफ़ी काम किया। गया था एक सीन करने के लिए, लेकिन फिर मौके मिलते गए। उनके साथ उनका काम देखने का मौका। जी। इस तरीके से ये रंगून की कहानी है। हाँ, रंगून की कहानी तो बड़ी इंटरेस्टिंग है। लेकिन अगर हम आपकी फिल्म वाली जर्नी की बात करें, काफ़ी मूवीज़ की, आखिरी दस्तक, सहर, तथास्तु, मिथ्या, 12 आना, फंस गए, ओबामा, ठीक है, लेकिन जो मेन रिकॉग्निशन मिला, या फिर मैं ये बोलूँ जब ऑडियंस ने ऐसे ही पहचान लिया, अरे यार क्या एक्टर है, वो हुआ दिल्ली क्राइम्स में। यस, बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत टाइम लग गया उस रिकॉग्निशन को पाने में, या फिर इंडस्ट्री इतनी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है कि एक बंदा आसानी से नहीं घुस सकता? नहीं, मैं आपको बता, दिल्ली क्राइम से पहले मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। पहचान मेरी बनी थी क्राइम पेट्रोल, एक सीरियल आता है सोनी। क्राइम पेट्रोल की तो हम क्या ही बात करें, वो तो शो था पूरा। यस, तो वो मिला और उसके बाद में अब जनता पब्लिक लोग जानने लगे थे। इनफैक्ट देश में नहीं, विदेशों में भी, क्योंकि मैं जहाँ जहाँ शूट करने गया कुछ लोग मेरे चाहने वाले वहाँ भी मिले जी। दिल्ली क्राइम किया तो दिल्ली क्राइम के बाद से बूम जैसा आया जी। क्योंकि अभी तक तो ऑडियंस में कुछ लोग कहते थे, जो दर्शक मुझे मिलते थे, यार क्राइम पेट्रोल में आपको देखते हैं सर, बहुत अच्छा है। कुछ डायरेक्टर एक्टर भी मिले,
लेकिन दिल्ली क्राइम चूंकि नेटफ्लिक्स पे आ रहा है और दिल्ली क्राइम मतलब इतना बड़ा अवार्ड मिला उसको फर्स्ट सीजन को, जी। तो अपने आप में चर्चित था। और उसके अंदर कौन कौन एक्टर काम कर रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है कि क्रेडिट तो उनको भी जाएगा। तो सीजन 2 बन रहा है, तो सीजन 2 के अंदर कौन कर रहा है, तो एक एक्साइटमेंट था कौन सी स्टोरी है और कौन कर रहा है। जी। तो जब इतना बड़ा रोल मेरे हिस्से में आया और उसके बाद में मैंने काम किया, फिर उसके बाद में नो डाउट मुझे डायरेक्टर, जर्नलिस्टों का, ऑडियंस का सबसे इतना प्यार मिला। और वो बूम जो है वो मैं उसी को कैश कर रहा हूँ, क्योंकि छोरी का जब मैं स्क्रीनिंग से लौट रहा था, स्क्रीनिंग से आ रहा था, तो काफ़ी सारी ऑडियंस थी, लाइट वाइट जली जब हम फायर में आए, बाहर आए कि सर बहुत अच्छा रोल किया, बट आपने दिल्ली क्राइम कमाल किया, दिल जीत लिया था दिल वहाँ। जीत लिया था। तो कुछ ऐसा उन्होंने कहा, तो तब मुझे लगा कि हाँ, लोग आज भी दिल्ली क्राइम को याद किए हुए मेरे काम को, तो थोड़ा अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। लेकिन क्राइम पेट्रोल की अगर बात हो रही है तो क्राइम पेट्रोल छोड़ने का क्या वजह थी? नहीं, लोग मुझे बहुत प्यार करते थे। हाँ बेशक करें, लेकिन मुझे एक तरह का काम नहीं करना था। मतलब टेलीविज़न पे लगातार क्राइम पेट्रोल, वही पुलिस, और काफ़ी सारे लोगों ने ना, जैसे हर फील्ड में होता है, बैट बाइटिंग कर रहे हैं ना, जी, बिल्कुल। खींचने वाला। खैर मेरा भी दिमाग था, मुझे लगता था कि मैंने थिएटर में बहुत अलग अलग किस्म के रोल किए हैं, जी। तो यहाँ पर भी मुझे अलग अलग किस्म के रोल मिलेंगे, तो मैं किसी पर्टिकुलर एक रोल में बंधूंगा नहीं जी, स्टिक ना मेरी हो जाओ। ग्रोथ रुक नहीं जाएगी। अब मैं क्राइम पेट्रोल कर रहा हूँ 4 साल तक, 5 साल तक क्राइम पेट्रोल इंस्पेक्टर, उसकी देखा देखी मुझे फिल्मों में भी पुलिस बन जाओ, क्योंकि रेडीमेड वाला चक्कर है ना कि यार पुलिस अच्छा करते हैं, हाँ, है ना, डील डॉल भी अच्छा समझ है। गई। तो मैंने कहा नहीं सर, ये बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो मैंने उनसे हाथ जोड़े, मैं सर क्राइम पेट्रोल में इंस्पेक्टर नहीं करूँगा। क्यों सर, पैसे बढ़ा दें? मैंने नहीं, पैसे नहीं बढ़ाने सर, मुझे करना ही नहीं है। क्यों, कुछ हुआ क्या? नहीं सर, मुझे नहीं करना है सर, मुझे क्राइम पेट्रोल में कोई और रोल दे दो। तो कह पुलिस रहे वाला। हाँ, पुलिस नहीं चाहिए। तो वो कह रहे कि सर दर्शकों के ऊपर इतनी आपकी इमेज घुसी हुई है, अगर आपको कोई और रोल प्ले करेंगे तो लोग ये कहेंगे कि ये पुलिस वाला ही है, दूसरे कपड़े पहन के बैठा हुआ है, हाँ, ये ये लास्ट इस में यही टाइम पर पुलिस, ये कोई स्पाई वाला रोल कर रहा है। हाँ, हाँ। ये पुलिस निकलेगा लास्ट में। तो वो फिर जनता जुड़ नहीं पाएगी आपसे। तो सर आपको 1 साल वेट करना पड़ेगा। मैंने कहा आपको 2 साल दिए सर, मैं रोल और करूँगा कोई और, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं, पैसे भी उतने दो बट रोल कोई और दो। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो मैं 2-2.5 साल तक वेट करता रहा। फिर उसके बाद 2-4 सीरियल में मैंने शायद कुछ दूसरे रोल्स किए, बट मैंने उसके बाद टेलीविज़न छोड़ ही दिया, टीवी ही छोड़ दिया। मैं टीवी नहीं करूँगा, सिनेमा ही करूँगा। ठीक है, तो क्राइम पेट्रोल की जैसे आपने टाइप कास्ट होने की बात करी, जी। तो वैसे ही ना ऐसा आजकल हुआ है जयदीप अलावत के साथ कि भाई हमने देखा कि अपने हाथीराम जो है वो एकदम से ही डांस करने लग गए, वो थोड़े से रोमांटिक रोल में आ गए। तो वो चीज़ मैं आपकी बिल्कुल समझ गई कि आपने क्राइम पेट्रोल क्यों छोड़ा। लेकिन अब आते हैं कुछ ऐसे थोड़े से पर्सनल क्वेश्चंस हो जाएंगे, लेकिन जेन्युइनली पब्लिक ये जानना चाहती है कि आप मुंबई रहते हैं, आपका एक घर यहाँ भी है, आपकी फैमिली कहाँ रहती है? दिल्ली। फैमिली दिल्ली रहती है, आप मुंबई रहते हैं। मैं मुंबई। तो आपकी फैमिली में कौन कौन है अगर मैं पूछूं? मेरे 2 बेटे हैं, वाइफ है। तो वो यही है? वो यही है। तो कम्युनिकेशन गैप या कुछ ऐसा नहीं होता? होता है। पहले तो ट्रेनों से ही सफ़र होता था, संघर्ष। जी। तो मैं 1 महीने में 3 टिकट ऑलरेडी निकाल कर रखता था। ऐसा मैं करता था रेलवे की, कि मंथ में पैसा इतना था कि बस थोड़ी थोड़ी हाँ। चलो अंदर की बात, गरीब रथ एक ट्रेन है, गरीबों की ट्रेन। तो मैं उस ट्रेन से 670 रुपये की दिल्ली बॉम्बे, तो मैं करके रखता था। तो मैं अगर बाई चांस अभी काम मिल गया मुझे, तो मैं दूसरी बार मतलब 4 दिन बाद निकल जाऊँ, इस तरीके से माइंड है। तो मैं ही आना जाना करता रहा कि मुझे इतना मालूम था मुझे काम आता है तो मुझे काम मिल जाएगा, लेकिन मेरे बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं, मेरी वाइफ यहाँ पर है, मेरे पेरेंट्स आ गए हैं उसके पास में, तो अब मैं सबको उखाड़ कर मैं दिल्ली बॉम्बे ले जाऊँ, एक ऐसी जगह पर जहाँ काम के बारे में कुछ नहीं पता कि आपको अगला काम कब मिलेगा, मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा। 6 महीने वेट करना पड़ेगा, 6 साल वेट करना पड़ेगा,
काम तो मिल जाएगा लेकिन सेटिस्फैक्टरी काम नहीं मिलेगा, तो आप अंदर ही अंदर ना कुड़ते रहोगे। काम तो आप जूनियर आर्टिस्ट बन, मतलब सॉरी, आई एम सो सॉरी, मतलब आप कुछ भी काम कर लो तो उसके फिर जो अंदर आपका एक्टर है वो तो जलता बुनता रहेगा जी। ना कि यार जो काम करना चाहते हो, दिल्ली में काम नहीं कर पा रहे क्योंकि सर्वाइवल नहीं कर पाओगे, सिनेमा में आप जो काम, तो फिर मेरी फैमिली यहाँ थी, यहाँ बच्चे पढ़ रहे थे, तो मैंने कहा मैं बॉम्बे जाता हूँ, संघर्ष करूँगा अपना, जो भी जैसा भी होगा काम करूँगा, जो जो मिलता जाएगा काम करता रहे। इस तरीके से कई सालों तक ऐसे ही चलता रहा। और मई जून की छुट्टियां जब होती थी तो वो लोग आते थे, तो इस तरीके से सालों साल चलता रहा। और अब ठीक है। ऊपर वाले मालिक की दुआ से ऐसा है कि कुछ लोग पहचानने लगे हैं, तो अब कुछ लोग टेस्ट मांगते, ऑडिशन भेज दो, तो मैं सेल्फ टेस्ट बना के भेज देता हूँ। नहीं तो कुछ लोग कहते हैं कि सर हमने आपका बहुत आ काम जाइए। देखा हुआ है, हम चाहते हैं कि ये रोल आप करें, पैसे बता दीजिए कितने। तो कहीं ऐसा हो जाता है कहीं। तो जब ऐसा हो गया है, शुरुआती दौर में हमने बहुत मेहनत करके सबके दरवाजे दरवाजे गए हैं, तो अब लोग जानने लगे हैं, तो देखिए चीज़ें आसान हो गई। इतना टाइम हो गया आपको जी। इंडस्ट्री में, कभी कभी ऐसा होता होगा कि कुछ रोल्स आपको नहीं पसंद आए, मना कर दिए। कभी कभी ऐसा होता होगा कि किसी को आपका रोल नहीं पसंद आया, तो कभी ऐसा हुआ है कि किसी फिल्म से निकाला गया हो, रिप्लेस कर दिया हो आपको? हाँ, हुआ है। मैं आपको बताता हूँ कि बहुत एक्टर के लिए ना सच में बड़ी बड़ी तकलीफ दे। मैंने आपको बताया था शुरुआत में कि मैंने एक सीन किया, बहुत सच्चाई के साथ बोल रहा हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है कि एक सीन ही मुझे मिलेगा, बड़ी मुश्किल से मिलेगा। तो एक सीन करते करते एक टाइम आया जब मुझे लगा कि नहीं, अब एक सीन नहीं करूँगा, ठीक है ना। अब जब पहचान बन गई, थोड़ा लोग जानने लगे, विश्वास बन गया, मतलब प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स का विश्वास बन गया। जब विश्वास बन जाता है तो फिर आपके ऊपर बड़े रोल्स के लिए वो आगे बन जाता है। मुझे एक फिल्म मिली जिसमें एक हीरो, मतलब जो मेन हमारे प्रोटैगनिस्ट थे, उनके साथ ही एक पैरेलल एक बड़ा रोल था जी। उस रोल के लिए मुझे डायरेक्टर ने कास्ट कर दिया। आपको यकीन होगा कि उसके लिए मैंने 3 बार ऑडिशन किया, 4 बार मीटिंग करी, 2 बार ड्रेस ट्रायल के लिए गया, 2 बार कॉस्ट्यूम ट्रायल के, 2 बार रीडिंग के लिए गया, 1 दिन कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। मेरी 3 महीने की मेहनत और 3 मिनट के अंदर डायरेक्टर ने मुझसे फिल्म छीन ली। वजह बोलने लगे कि सर, एक दिन मुझे फ़ोन आया कि कुलदीप जी, मैं बॉम्बे मलाड में रहता हूँ, तो आया कि कुलदीप जी ऑफिस आ जाएंगे। तो मुझे लगा कि एक बार और रीडिंग करनी होगी शायद, तो बांद्रा आ जाओ। तो बांद्रा ऑफिस गया मैं उनके, बैठे बैठे उसके बाद में बोला कि कुलदीप जी ये फिल्म छोड़ दो आप। ओके। मैंने कहा सर वो फिल्म छोड़ दूँ, क्या कह रहे हो आप, मैं सुन नहीं पा रहा हूँ। कह रहे मैं कह रहा हूँ कि ये प्लीज़ ये फिल्म छोड़ दो आप। तो मैंने कहा सर क्या हो गया सर, ऐसा अब मेरी हालत ऐसी हो गई कि बड़ी मुश्किल से, बड़ी कहते हैं ना, बड़ी मुरादों के बाद कोई एक बड़ा एक आपको रोल मिलता है जी। तो अब वो छीनने की बात क्या, मतलब कह रहे हैं सर, प्रोड्यूसर का कहना ये है कि आपकी जगह ये रोल कोई बड़ा एक्टर करे, आपसे भी बड़ा एक्टर, जी। वो ये चाहते हैं आप ना करें। कहता है नो डाउट कि मुझे मालूम है कि आपने फिल्म साइन कर ली है, तो अब साइन कर लिए तो फिर कोर्ट कचहरी फिल्म रुक जाएगी, जो भी जैसा भी होगा, आई डोंट नो। तो मेरी मैं एग्री होता हूँ कि नहीं, तो हेल्दी चीज़ें हो जाएं। फिर उसने मेरा हाथ पकड़ लिया डायरेक्टर ने, और ऐसे कस के बोल रहे हैं सर प्लीज़, क्योंकि मैं अभी तक छोटी छोटी फिल्में डायरेक्ट करता आया हूँ, ये बड़े प्रोड्यूसर मिले हैं, मैं खुलकर काम करूँगा, तो प्लीज़ कुलदीप जी छोड़ दीजिए। 10 मिनट के लिए मैं एक ऐसे ही सोचता रहा, समझ तो आ गया था। मैंने कहा क्या करूं क्या करूं क्या करूं। फिर मैं उसकी आंखों में देखा तो ये था कि प्लीज़। मैंने कहा ओके सर। मैंने कहा आप सर खुल के काम करिए, ये फिल्म मैंने छोड़ दी। बस वहाँ हेल्दी वहाँ से बहुत, उसने बहुत थैंक यू बोला हर तरफ से।
और बस मैं बांद्रा से निकला, मैं बाइक पे गया था, मैं सच बोलता हूँ चैनल पे, और मैं बस वहाँ से सीधा घर गया और सिर्फ रोता रहा मैं। पूरी गाड़ी जहाँ से बांद्रा से मलाड तक मैं सिर्फ रोत रहा था। आंसू थे कि यार यार कितना और संघर्ष कराओगे, एक चीज़ हाथ आ गई, कॉन्ट्रैक्ट्स आएंगे, अब तो शूटिंग करनी है। तो बस फिर बस 2-3 दिन तक अपने घर में ही रहा, खाना ऑर्डर करता रहा, मंगाता रहा, घर से बाहर नहीं निकला। तो धीरे धीरे नॉर्मल हुआ। फिर मुझे लगा कि नहीं, शायद सारा खेल इसका है, डेस्टिनी का। जब आपकी डेस्टिनी में वो फिल्म थी ही नहीं, तो जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है या जितना आप प्रैक्टिकल होने लगते हैं, चीज़ें समझ में आ जाने लगी। शायद वो मेरे नसीब में नहीं थी। अगर नसीब में होती है फिल्म तो 800 नंबर पे लगा हुआ आदमी को भी उठा लेता है कोई आदमी, कहता है आओ या आगे मैं डायरेक्टर से मिलवाता हूँ। तो शायद हमारी लाइन में डेस्टिनी बहुत चलती है। आप एक अच्छे एक्टर हैं या एक्ट्रेस अच्छी हैं, चलेगा, वो तो चाहिए, लेकिन नसीब बहुत हमारी लाइन में जी वो फेवर करता है। छूट गई। बॉलीवुड के काले सच से थोड़ा सा रूबरू हो ही गए हैं, तो एक चीज और मैं पूछना चाहूंगी आपसे कि काफी चीजें होती है, जैसे लड़कियां बोलती हैं कास्टिंग काउच फेस करना पड़ता है। आपने बोला कि एक मूवी साइन कर ली, उसके बाद मेरे को निकाल दिया गया। तो कभी ऐसा हुआ है कि सेट पे, ऑन सेट, आपको ह्यूमिलिएट किया हो किसी ने, बदतमीजी हुई हो सेट पे, और उसके बाद आपको एक लड़ाई लड़नी पड़ी हो खुद से कि या तो ये मैं प्रोजेक्ट कर सकता हूँ या फिर मैं अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को ऊपर रख सकता हूँ? वो आप जो कह रहे हैं निकाल दिया गया है, उन्होंने रिक्वेस्ट की थी, मतलब फिल्म की जो बात कर रहे थे ना, उन्होंने रिक्वेस्ट की थी। अगर मैं अड़ जाता तो मैं करता जी, या फिर जो भी प्रोसेस होता, लीगल टर्म्स में हाँ। आती। तो मैंने तो उस डायरेक्टर को देखा, मैंने कहा यार बहुत हम, कोई बात नहीं, मैं कोई और, इस आदमी को बड़ी फिल्म मिली है। वो कह रहा था ना कि खैर अब आ जाओ कि मेरी ह्यूमिलेशन वाली बात है, तो ये इसका भी थोड़ा थोड़ा आइडिया था, क्योंकि मैं कुछ नहीं हूँ, मैं अभी भी अपने आप को कुछ नहीं मानता। अब हमसे बहुत बड़े बड़े लोग हैं, तो उनके सामने चूंकि स्टार लोगों का मामला होता है, जहाँ स्टार होते हैं, तो वहाँ हम कुछ नहीं, बट हमारा एक अपना ऑरा होता है, क्योंकि हम अपने काम से प्रूव करते हैं। और जितने भी आप ऊपर से लेके जितने भी एक्टर जिनका थिएटर से बैकग्राउंड रहा है, उन्होंने अपने काम से, थिएटर से नहीं भी रहा है मतलब, तो उन्होंने अपने काम से प्रूव किया। जब काम से एक बार आप प्रूव हो जाते हैं, तो फिर आपको वो स्पेस और वो सारी चीज़ें मिलने लग जाती हैं। हाँ, एक ये ज़रूर है कि एक फिल्म की और मैं आपको बात बताता हूँ। एक बहुत बहुत बड़े डायरेक्टर थे, बहुत एडमायर करता था मैं उनका सिनेमा। मैं चाहता था कि मैं जैसे विशाल सर ऐसे ही उनको भी, उन्होंने मुझे बुला लिया कि कुलदीप जी एक रोल है और आप करो। मैं कहा ठीक है, सुबह आ जाओ। 7-8 बजे मैं सुबह उनके सेट पे पहुंच गया, बैठा हुआ हूँ, लोग आए नहीं, लोग 9 बजे आ रहे हैं, 8:30 आ रहे हैं, मैं 7 बजे आ गया। ये भी बदमाशी चलती है, जब आपको किसी को नया काम मिलता है, नई स्टार्ट होती है, तो 9 o'clock की शिफ्ट होती है, हमें शिफ्ट पता ही नहीं था, 7 बजे आ जाओ। तो उसकी आप तैयारी देख लो, मैंने 3:30-4 बजे से शुरू कर दी होगी। और इनफैक्ट मैं बताऊं कि इतने एक्साइटमेंट नहीं, मतलब कहीं गड़बड़ ना हो जाए, इस चक्कर में नींद भी नहीं आती, बिल्कुल, है ना। तो पहुंच गए वहाँ 7 बजे, नाश्ता किया, लोग 8:30 तक आ रहे हैं। पूरा दिन बैठा रहा वहाँ, मेरे से ड्रेस ट्रायल करवा दी, ये करा दिया, वो करा दिया वो डायरेक्टर ने। और होते 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 मतलब वही अगेन शाम के 7 बज गए। और वहाँ कुछ एक्टर्स और मिल जाते हैं सेट पे, जो एक दूसरे को जानते हैं या बातों बातों में, तो उन्होंने कहा अरे आपने तो वो किया हुआ है, वहाँ से हो। सारी बातें हो गई। और उसके बाद में मैंने कहा ये मेरे दोस्त हैं, ये जो जिनके, डायरेक्टर ने मुझे, मैं असिस्टेंट से पूछा, मैंने कहा यार मेरा सीन कब होगा? रात के 9 बज रहे हैं, रात के 9 बज रहे हैं। मैंने कहा मैं बैठा हुआ हूँ, 12 घंटे से भी ऊपर हो गए। हाँ, सुबह 7 बजे का आया वो। तो मैंने कहा कब होगा मेरा सीन, यार बता दो तो यार। तो वो कहने लगे कि वो फलाना एक्टर आएगा, मैं नाम नहीं लेना चाहता, फलाना एक्टर आएगा तो आपका उसके साथ सीन हो। और वो जो फलाना एक्टर है वो मेरा दोस्त भी है, मतलब हम लोग एक दूसरे को जानते हैं, दोस्त नहीं मतलब जानते हैं एक दूसरे को। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं है। तो वो होते होते रात को 11 बजे आए वो,
9 की जगह 11 बजे आए। वो 11 बजे आए और तब तक मेरी ना थोड़ी सी नींद लग गई, तो मैं वैनिटी वैन में थोड़ा सा सो गया। कट्टू में सीधा उठा 1 बज गया, और उससे पहले मुझे बोल चुके थे, एक सज्जन थे, उन्होंने कहा कि कुलदीप जी जाओगे कैसे, मलाड जाना है आपको, तो अंधेरी तक मैं आपको छोड़ दूंगा, मेरे साथ चलना। मैंने कहा जिसके साथ मेरा सीन होगा मुझे जानते हैं, वो खुद वहाँ रहते हैं तो मुझे छोड़ देंगे, थैंक यू सो मच आप, वो तो खास ही है हमारे, तो मतलब दिल्ली से जानते हैं वो थिएटर वाले। खैर कुछ नहीं हुआ, फिर वो कह रहे मैं थोड़ी चीज़ें प्रैक्टिकल कर रहा हूँ, ये बॉम्बे है और आप नए नए आए हो तो आपको कुछ पता नहीं है, आपको मेरी ज़रूरत पड़े तो मेरी गाड़ी से आप चलना। कैसे आए हो? मैंने कहा मैं तो ट्रेन से आया हूँ, लोकल ट्रेन से। अच्छा ठीक है, तो क्या लोकल ट्रेन भी बंद हो जाती है, ध्यान रखना। मैं कहा हाँ, इतने बजे बंद हो जाती है। अच्छा 1:15 बजे बंद होती है क्या, मुझे पता नहीं, याद नहीं आ रहा। फाइनली मैं 1 बजे मेरी नींद खुली, मैं वहाँ गया, मैंने सर से कहा, मैंने कहा सर मेरा वो सीन कब करने वाले हो? और वो एक्टर जो आ गए थे वो कर रहे थे सीन, और लगभग ख़त्म हो गया था उनका, एक कोई डायलॉग बचा था, एक डायलॉग बचा था उनका, तो मुझे बता दिया था एक डायलॉग उनका रह गया ख़त्म, और वो तो जा रहे हैं। तो मैं कहा सर मेरा सीन नहीं, तेरा नहीं कर रहे आज, तेरा सीन नहीं कर रहे। मैं कहा सर मुझे बता देते आप। नहीं कर रहे मतलब मैं कल करूँगा, परसों करूँगा, कब करूँगा? नहीं नहीं वो फिगर आउट नहीं हो पा रहा। मुझे गुस्सा भी आया, मैंने थोड़ा सा कुछ वहाँ बोला उनको। मैंने कहा यार सर आप एनिमल, लोग जानवरों की बहुत बातें करते हैं ना आजकल के टाइम में, एनिमल लवर्स, और बड़ी बड़ी स्पीचें देते हो आप लोग, बड़ी बड़ी बातें करते हो यार, आप ह्यूमन के साथ खेल रहे हो, शर्म आनी चाहिए। सुबह से आया हुआ हूँ, पूरी रात नहीं सोया, एक सीन करने के लिए आपका, अगर आपके दिमाग में वर्कआउट नहीं हो रहा था एक टाइमली तो बता दो। हाँ नहीं हो रहा और बस नहीं कर रहे। मैं जाऊंगा कैसे, जाऊंगा कैसे, कहाँ रहता हूँ, क्या कुछ ना पैसा मिला ना कुछ मिला, तो थोड़ा सा कुछ बोला, बाकी एक्टर ने भी देख लिया कि भाई क्या हुआ, बोल दिया था उस वक्त थोड़ा सा मैंने, और फिर मैं निकला वहाँ से। फिर उसी सज्जन की गाड़ी में आया जिस सज्जन ने मुझे कहा था कि मेरे साथ अंधेरी तक चलना। मैं इंडस्ट्री में, तुम नए नए आए हो, यहाँ सब बदल जाता है मामला। तो जो आपके मित्र थे कुछ नहीं बोले? नहीं कुछ नहीं बोले, क्योंकि हर आदमी अपना गणित लगा रहा है ना, तो वो अपना निकल भी गए और कुछ लेना देना भी नहीं है। फिर उस सज्जन ने जो मुझे कहा, उसने अंधेरी तक छोड़ा मुझे, और फिर रात के 2 ढाई बज गया था। कुछ पैदल गया, कुछ लिफ्ट ली, मुझे याद नहीं आ रहा, हो सकता है कुछ दूरी का मैंने ऑटो भी कर लिया हो, रिक्शा जी, इस तरीके से घर पहुंचा। तो आपके पास क्या होता है सिवाय आंसू और रोना, और ऊपर वाले से बात होती है आपकी कि यार हो क्या रहा है। अब मैं ऐसी स्थिति में, आप अंदाजा लगाओ मैं अपनी फैमिली को कैसे ले आऊंगा बॉम्बे में, बच्चे, किराया, खाना, आपको पता ही नहीं है। तो मतलब क्या गलती हो गई क्या, इस प्रोफेशन में आ गए हम। अगर आप किसी रंगकर्म से, अभिनय से, मतलब आर्टिस्ट कॉम की बात कर रहा हूँ, तो क्या गलती हो गई क्या? और अगर आप आ गए तो फिर ठीक है, और मैं इसको मैं इतना ज़्यादा बुरा भी नहीं मानता कि ठीक है, ये मेरे काम का स्वभाव है, ये चीज़ें होंगी। क्षणिक दुख होता है, रोते हो आप, फिर संभाल लेते हो अपने आप को और कहते हो कि नहीं फिर चलेंगे, इसे रास्ता तो यही है, यहीं जाना है, तो उस रास्ते पे चल जाते हैं। बहुत ही बढ़िया, आपका हौसला देखकर मैं तो बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड फील कर रही हूँ। लेकिन एक चीज़ है कि जैसे उम्र बढ़ती जाती है इंसान की, थोड़ा सा काम मिलना या तो थोड़ा सा कम हो जाता है, या खुद भी लोग सोचते हैं कि चलो अब उम्र हो गई, थोड़े से रोल्स कट ऑफ कर देते हैं। जैसे सलमान भाई की अभी मूवी आई सिकंदर, लोगों ने बोला कि भाई अब एक्टर की जगह आप थोड़े पापा वाले रोल्स कर लो। तो आपका क्या प्लान है? जब तक है पिक्चरें करनी है? हाँ नहीं, मैं सबके लिए खुला हुआ हूँ। फिल्म मिले, टेलीविजन नहीं कर रहा हूँ मैं जी, सीरीज, कई सालों।
हाँ, सीरीज़ बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि सीरीज़ में तो आजकल क्या है कि ऐसा-ऐसा कंटेंट आ रहा है नया-नया और दर्शकों का बहुत प्यार भी मिल रहा है। जी। मैं तो कह रहा हूँ ओटीटी के आने के बाद से तो चीज़ें बहुत बदल गई हैं। हुँ, ऐसा-ऐसा टैलेंट मार्केट में आया है, चाहे वो डायरेक्टर हो, राइटर हो, बिल्कुल। प्लेराइट हो, मतलब कुछ भी हो, हुँ, मतलब है ना? सबको काम मिल रहा है। म्यूज़िक डायरेक्टर, सिंगर्स सब आ रहे हैं, हुँ, एक्टर्स तो आ ही रहे हैं। हुँ। तो बहुत फ़ायदा हुआ है, जी, बहुत बिल्कुल। फ़ायदा हुआ है। तो मैं सारे प्लेटफ़ॉर्म के लिए ओपन हूँ, मैं सब में काम करूँगा और ऐसा नहीं है कि मैं फ़ादर का रोल नहीं करूँगा और मैं ये रोल करूँगा, नहीं मेरी कोई चॉइस नहीं है। हाँ, रोल अच्छा होना चाहिए, हुँ, रोल मेरी समझ में आना चाहिए, मुझे कोई ऐतराज़ नहीं। जी। क्योंकि जब तक रोल नहीं एक्टर को समझ में आएगा तो फिर क्या है? तब तक तो बात नहीं बनेगी। लेकिन एक चीज़ है डेफ़िनेटली यहाँ हमारी बात बन गई और बहुत ही अच्छे से हमने सारी चीज़ें पूछी और आपने बड़े ही शांतिपूर्वक उनका जवाब दिया। कुछ ऐसे क्वेश्चंस थे जो थोड़े से ट्रिकी थे, थोड़े पर्सनल थे, लेकिन आई लव द वे यू स्पोक अबाउट ओह! एवरीथिंग। थैंक यू थैंक सो यू सो मच। मच, थैंक यू सो थैंक मच, यू। थैंक यू।